तो बेटा हमने ये क्वेश्चन देख लिया कि 1 लीटर वायु में ऑक्सीजन का आयतन कितना है। तो यहाँ परसेंटेज हमको पहले गिवन था, उसके बाद हमने ऑक्सीजन का क्या निकाला है, ऑक्सीजन का आयतन निकाल लिया, एटमॉस्फेयर के अंदर कितना प्रेजेंट है। तो परसेंटेज निकालना हम सीख गए। अगर परसेंटेज हमें गिवन है तो हम उसका फिर वेट भी निकाल सकते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन किस तरह से आया था, नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, उसको लेते हैं हम। यहाँ क्वेश्चन आपके था हीमोग्लोबिन। आप जानते होंगे हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा। तो हीमोग्लोबिन करता है आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई का काम अगर हीमोग्लोबिन करता है तो आपको पता है हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। तो अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है। कौन? आयरन। तो हीमोग्लोबिन में आपको गिवन था यहां हीमोग्लोबिन में, जिसको H भी लिखते हैं, Hb, हीमोग्लोबिन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है Hb में 0.33% Fe उपस्थित है। तो बताइए एक अणु हीमोग्लोबिन में कितने आयरन के परमाणु विद्यमान होंगे। आपको दिया है हीमोग्लोबिन का अणुभार 67,200 U है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार, हीमोग्लोबिन में, ये नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए हमने उठाया इसको। आप प्रिपरेशन उसी हिसाब से करें अपनी। धीरे धीरे हम लोअर लेवल से हायर लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन में 0.33% आयरन उपस्थित है। तो बताइए एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन के परमाणु विद्यमान होंगे। और आपको हीमोग्लोबिन का अणुभार भी दिया है और आयरन का परमाणु भार भी दिया है। क्या आप ये कर सकते हैं? आयरन का परमाणु भार आपको दिया है 56। कैसे करेंगे अब इसको, क्वेश्चन को? तो देखिए बेटा, इसको करने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले आपको परसेंटेज दिया है। तो आयरन में, हीमोग्लोबिन में इतना आयरन, हीमोग्लोबिन में तो कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है और सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन उसमें आयरन का परसेंटेज आपको दे रखा है। अब आयरन का अगर आपको परसेंटेज दे रखा है तो क्या आप, जैसे मान लो ये आपके पास एक डब्बा है, इसमें छोटी छोटी बॉल्स भरी हुई है, ठीक है। और इसका मास अगर हम मान लेते हैं 20 है, और एक बॉल जो इसमें रखी हुई है इसका मास है 5 ग्राम। पूरे का मास है 20 ग्राम और एक का मास है 5 ग्राम। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इसके अंदर कितनी बॉल आ सकती हैं अगर इसका वेट नहीं माने तो अपन, तो एक बॉल का मास 5 ग्राम है, टोटल वेट 20 ग्राम है, तो इसमें कितनी बॉल रखी होंगी? 4 बॉल इसके अंदर रखी होंगी। कैसे लिया आपने कि एक बार, जैसे 100 रुपये के अंदर कितनी सेब आएगी? अगर एक सेब का मूल्य 5 रुपये है तो आप क्या करोगे, 100 रुपये के अंदर 5 का डिवाइड कर दोगे तो कितनी सेब आने वाली है?
20 से आने वाली है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी वैसा ही है कि एक आयरन का परमाणु भार आपको 56 दिया है, तो टोटल हीमोग्लोबिन का भार भी दिया है और उसमें आयरन का परसेंटेज भी दिया है। तो सबसे पहले आप आयरन परमाणु का कुल भार निकाल लो जो हीमोग्लोबिन में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आयरन का कुल भार निकाल लेते हैं। कुल भार, तो कुल भार कितना है, 67,200 का 0.33%, क्योंकि उसमें 0.33% ही तो आयरन है, तो 67,200 का 0.33% आयरन का कुल भार हो गया। अब परसेंटेज हटाने का तरीका क्या है कि 0.33 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 33% है, हटा दिया, 100 का डिवाइड कर दिया, इंटू 67,200। जैसे आपको 100 का 20% निकालना है तो 20/100 इंटू 100 करते हो ना, तो 67,200 का 33% कैसे निकलेगा, 0.33/100 इंटू 67,200। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करने से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 221 करके देखिएगा, ये आएगा। ये आपके कुल आयरन परमाणु का भार आ चुका है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेटा, देखिएगा इधर, अब हम बात कर लेते हैं कि आयरन का कितना भार। तो हमने क्या किया था, 20 कुल भार है बॉल का, एक बॉल का वेट 5 ग्राम है, तो टोटल 4 बॉल आ गई। ये जो क्वेश्चन कह रहा था हीमोग्लोबिन में 0.33% आयरन है, तो उसका आपने मतलब निकाल लिया 221 ग्राम आयरन है। तो आयरन परमाणु की संख्या कैसे निकालोगे, तो बॉल कैसे निकाली थी आपने, आयरन परमाणु संख्या आप निकालने जा रहे हैं, तो कुल आयरन का भार, कुल आयरन का भार बटा एक परमाणु आयरन का भार, ये आप फॉर्मूला यूज कर लो। तो देखिए कुल आयरन का भार हमारे पास कितना आ गया, 221, एक आयरन परमाणु का भार प्रश्न ने दिया है कितना, 56, इसको डिवाइड कर लो तो आपके पास लगभग 3.9 परमाणु आ जाएंगे। तो 3.9 का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो अप्रोक्सीमेट एक आयरन के अंदर कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु उपस्थित होंगे। तो ये आपके आंसर आ गया कि अगर हीमोग्लोबिन के अंदर पॉइंट, और वह ये एग्जैक्ट डेटा है, अगर आप जीके भी तैयार करना चाहते हो तो बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चन बनता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है, तो आयरन। एक हीमोग्लोबिन अणु के अंदर कितने आयरन के परमाणु होते हैं, तो 4, कितने परसेंट होता है, तो 0.33%। तो ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकली डेटा पे क्वेश्चन था, परसेंटेज कंपोजिशन को लेके क्वेश्चन था, इसलिए हमने ऐसे सॉल्व किया है। ठीक है, अब देखो और परसेंटेज कंपोजिशन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनकी भी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ। तो परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर क्वेश्चन है 90% शुद्ध, 90% शुद्ध CaCO3 में CaCO3 के 10 ग्राम में कार्बन के भार की गणना करो। ठीक है, अब यहाँ 90% शुद्ध वर्ड और आ गया, तो 90 अपन जानते हैं कि भाई CaCO3 के अंदर
अगर बात की जाए तो कार्बन कितना होता है, तो CaCO3 का भार अगर आप निकालो तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16×3=48। तो टोटल कितना आएगा ये 100 ग्राम, कितना आएगा 100 ग्राम। अब बात की जाए कि 100 ग्राम में कार्बन कितना है, तो 100 ग्राम CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत अगर आप निकालोगे तो वो कितना आएगा, कार्बन का भार है 12, तो 12 डिवाइड बाई कुल भार कितना है 100 इंटू 100, तो यानी कितना है 12%। अब 12% कार्बन है, ठीक है, तो यानी आपने 12% कार्बन है। आप चाहे CaCO3 100 ग्राम हो, 1000 ग्राम हो, 200 किलो हो, 300 किलो हो, 300 ग्राम हो, 30 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, कार्बन का परसेंटेज फिक्स हो गया 12%। अब तुम क्या करोगे, अब तो ठीक है, अब हम 10 ग्राम में कितना होगा, जब 12% है तो 100 ग्राम में 12 होता है, तो 100 में तो 12 होता है, तो 10 ग्राम में कितना होगा 1.2, क्योंकि 10 का 12% क्या होगा 1.2 ग्राम। तो आपका ऑप्शन होगा 1.2 ग्राम भी होगा, लेकिन वो क्वेश्चन बेटा गलत हो जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि CaCO3 के 10 ग्राम तो पूरा है, वो उसमें 90% शुद्ध है, तो यानी उसमें 10% तो कचरा है। तो पहले आप शुद्ध CaCO3 10 ग्राम में शुद्ध CaCO3 की मात्रा निकालोगे, तो ये पहले तो हमने 12% निकाल लिया, क्लियरली निकाला कि नहीं निकाला, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि कार्बन का परसेंटेज पहले मैंने डिक्लेयर कर दिया, कार्बन का परसेंटेज आ गया आपके 12%। अब हमको 10 ग्राम में कार्बन का मात्रा नहीं बतानी है, पूरे 10 ग्राम नमूने में, पहले 10 ग्राम नमूने में शुद्ध CaCO3 की मात्रा निकालनी है, कि मात्रा आपको निकालनी है। तो 10 ग्राम नमूने में शुद्ध CaCO3 की मात्रा कितनी आएगी, तो 10 का 90%, कितनी आएगी 10 का 90%। निकालो, मान लेते हैं वो मात्रा है x, तो x कितनी आएगी, 90% को हटाते हैं तो 90/100 इंटू कितने का निकालना है 10 ग्राम का, तो ये आ जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गई 9 ग्राम। अब अपन जानते हैं कि चाहे CaCO3 कितना ही हो उसमें कार्बन तो फिक्स है ना, 12% होना है, तो आपके CaCO3 10 ग्राम लेके चले हैं, लेकिन उसमें शुद्ध मात्रा तो 9 ग्राम ही है। अब आपको कार्बन की प्रतिशत, कार्बन की मात्रा निकालनी है, तो कार्बन की मात्रा कैसे आ जाएगी, तो कार्बन की मात्रा आ जाएगी आपके पास 9 का 12%, कितने 9 का 12%, तो 9 का 12% मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, 12/100 इंटू 9 ग्राम, तो 12, तो ये कार्बन की मात्रा आ गई, कार्बन बराबर जो आपकी मात्रा आ रही है, कार्बन की मात्रा कितनी आ गई, अब तो कार्बन की मात्रा आ गई आपके पास 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, 108/100 यानी 1.08 ग्राम, कितनी 1.08 ग्राम। अगर आप सीधे ही 10 ग्राम में निकाल देते तो 1.2 ग्राम आती, लेकिन सही ऑप्शन क्या हो गया आपका 1.08 ग्राम ही कार्बन मौजूद होगा किसके अंदर, CaCO3 के अंदर।
तो ये हमने परसेंटेज कंपोजिशन को सीख लिया है। इसके क्वेश्चन किताब में भी है, आप परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन किताब से भी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि परसेंटेज कंपोजिशन सीखा क्यों। तो कल तक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बेटा यौगिक के सूत्र बनाना, हम रासायनिक नाम से सूत्र लिखना तो सीख गए थे। अब मैं आपको प्रतिशत संगठन से सूत्र बनाना सिखाऊंगा। यौगिक का प्रतिशत संगठन आपको दिया गया होगा और उससे सूत्र कैसे बनते हैं। तो हमारे टॉपिक नंबर अब हम परसेंटेज कंपोजिशन के बाद टॉपिक नंबर 3 पे तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक नंबर 4 जो है आपका यौगिक के सूत्र। यौगिक के सूत्र। अब यौगिक के दो तरह के सूत्र होते हैं बेटा। एक तो होता है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। और दूसरे प्रकार के सूत्र होते हैं आपके अणु सूत्र। दूसरे सूत्र कौन से होते हैं? अणु सूत्र। तो एक तो हो गया मूलानुपाती सूत्र और एक हो गया अणु सूत्र। क्लियर? अब मूलानुपाती सूत्र को बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला। और अणु सूत्र को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपके पहले हम दोनों को समझ लेते हैं कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है और अणु सूत्र क्या होता है। जैसे अब एक एग्जाम्पल से बात करता हूं मैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपके पास सब जानते हैं इसके सूत्र को। इसको क्या बोलते हैं? C6H12O6। क्या बोलते हैं इसको आप? ग्लूकोज। क्या बोलते हो? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का क्या है? अणु सूत्र। इसको क्या बोलते हैं हम? अणु सूत्र। ठीक है, ये अणु सूत्र हो गया आपके। और इसमें अगर मैं इसका मतलब अणु सूत्र में कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। ये मतलब है इसका। परमाणुओं का सरल अनुपात क्या है? तो परमाणुओं का अनुपात है परमाणु अनुपात। परमाणु अनुपात। तो परमाणु अनुपात की बात करें तो कार्बन के कितने परमाणु हैं? 6। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 12। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु। इनका सरल रेशो कर लो, सरल अनुपात कर लेते हैं। सरल, ये तो परमाणुओं का एग्जैक्ट अनुपात है। और सरल अनुपात क्या आएगा? अगर सरल अनुपात की बात की जाए तो वो आएगा 1:2:1। 1:2:1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब इस सरल अनुपात को इनके प्रतीक के नीचे लगा दूं तो C का अनुपात है सरल 1, हाइड्रोजन का अनुपात है 2 और ऑक्सीजन का अनुपात है 1। तो ये अनुपात किसको शो करता है? किसको प्रदर्शित करता है? मूलानुपाती सूत्र को प्रदर्शित करता है। तो ये आपके पास ग्लूकोज का क्या है? अणु सूत्र। ये आपके पास ग्लूकोज का क्या है? मूलानुपाती सूत्र। क्लियर? तो फिर परिभाषा क्या होगी अब कि किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। समझ में आ गई परिभाषा? लिख लेते हैं। लिख दूं तो यौगिक का वह सूत्र
जिसमें परमाणु संख्या के सरल अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है, परिभाषा आ गई। तो यौगिक का वह सूत्र जिसमें परमाणु संख्या के सरल अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे ग्लूकोज का हो गया C1H2O1। ठीक है, ये ग्लूकोज का क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र। अब बात करते हैं अणुसूत्र। तो अणुसूत्र की क्या परिभाषा हो जाएगी, ये इसमें हमने ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या था, C6H12O6। तो वास्तविक परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र। तो अणुसूत्र की परिभाषा हो गई आपके, यौगिक में उपस्थित परमाणु संख्या परमाणु की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज का क्या आया था, जैसे ग्लूकोज का अणुसूत्र आ गया, बोलिए, का अणुसूत्र क्या हो गया, C6H12O6। ये ग्लूकोज का अणुसूत्र हो गया। तो अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में अंतर सीख गए आप। तो अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र का अंतर आपके समझ में आ गया। जैसे एक एग्जाम्पल से और हम बात कर लेते हैं, चलिए बात करते हैं। मिटा दूं, आपको उतारना है तो वीडियो को पॉज करके उतारेंगे। जैसे यौगिक की जगह अगर मैं बेंजीन है, तो बेंजीन के अगर दोनों सूत्र लिखना चाहूंगा, बेंजीन सब जानते होंगे बेंजीन को। तो अगर मैं बेंजीन के, ये क्यों मिटा दिया, ठीक है, तो बेंजीन के सूत्र लिखना चाहूं तो बेंजीन का अणुसूत्र तो सब लोग जानते होंगे। बेंजीन का अणुसूत्र होता है बेंजीन का C6H6। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना बेंजीन को, यूं। ये संरचना सूत्र हो गए। ये तो क्या है, अणुसूत्र, और ये क्या है, संरचना सूत्र। इससे खैर हमको कोई मतलब नहीं है, सूत्र। ठीक है, अब ये अणुसूत्र है बेंजीन के सूत्र में, ये अणुसूत्र हो गया। तो अब मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, C1H1। ये क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र हो गया। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र में तो क्या आता है, सरलतम अनुपात, और अणुसूत्र में क्या आता है, एग्जैक्ट अनुपात, जो है परमाणु की संख्या उसे ही अणुसूत्र में बताया जाता है।
क्लियर बात। चलिए बेंजीन का भी हम मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र बनाना हम की डेफिनेशन, परिभाषाएं हम यहाँ क्लियर कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं कि आपको अगर मूलानुपाती सूत्र प्राप्त करना है, दिया क्या है जो अभी हमने निकाला था परसेंटेज कंपोजिशन, उससे आप मूलानुपाती सूत्र पर कैसे पहुंचेंगे, ये स्टेप 9th क्लास का टॉपिक है। टॉपिक आपका है मूलानुपाती, ऐसे लिखे प्रतिशत संगठन से, क्या लिखेंगे, प्रतिशत संगठन से मूलानुपाती सूत्र, प्रतिशत संगठन से मूलानुपाती सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, आपको प्रतिशत संगठन गिवन होगा, किसी भी कंपाउंड का, यौगिक का प्रतिशत संगठन आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन दे के चलेगा। ऐसे क्वेश्चंस हैं अपने सिलेबस के अंदर जो हमको प्रतिशत संगठन दे रहे हैं। तो प्रतिशत संगठन आपको दिया जाएगा और मूलानुपाती सूत्र पे पहुंचना है। जैसे एक ले लेते हैं यहाँ, एक यौगिक की लिख लेते हैं, यौगिक की प्रतिशत रचना, जैसे वो अपन रचना करते हैं ना किसी भी यौगिक की, तो जब उसकी यह रचना की वो ऐसे थी, निम्न प्रकार से है, निम्नानुसार है, यूं भी लिख दें, है, कम टाइम लगेगा इसलिए, ठीक है। तो उसमें कार्बन कितना है बेटा, अभी आपने निकाला था, कार्बन है 40%, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 6.67%, और रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो है आपके 53.33%, ये आपको दिया है, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र बताओ, क्या पूछ लिया, मूलानुपाती सूत्र बताइए, ये पूछ लिया आपसे, ठीक है। कर सकते हो, नहीं अभी तो कुछ पता ही नहीं, 9th क्लास में पढ़ा हुआ टॉपिक है, कर सकते हो तो कैसे करेंगे। अब आपको क्या करना है, जब आपको ये परसेंटेज कंपोजिशन पता होता है तो पहले इसका मीनिंग लेना है। क्या लेना है, क्या मीनिंग है। अगर जैसे इसको छोड़ो, आपको क्या लिखा है, कुछ भी लिखा हो, जैसे मैं आपसे यूं कहूं कि बेटा आपके पास 40% आपके हिंदी में मार्क्स आए, तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर 100 नंबर का पेपर लगा होगा तो उसमें से आपको 40 नंबर मिले। अब यौगिक का 100 ग्राम भार होगा तो उसमें कार्बन कितना है, 40 ग्राम, कितना है, 40 ग्राम। हाइड्रोजन कितना है, 6.67 ग्राम। हाइड्रोजन का क्या मतलब आ गया कि हाइड्रोजन है 6.67 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन का भार आ जाएगा 53.33 ग्राम, ठीक है। तो ये आपने कितने में, ये है परसेंटेज, हमेशा और हमेशा 100 में से ही फाइंड आउट किया जाता है। तो ये 100 ग्राम के अंदर मौजूद है, जो अमाउंट्स मैंने बोले हैं वो कितने ग्राम में मौजूद हैं, 100 ग्राम में, याद रखना ये बात, काम की बात है। तो 40 ग्राम कार्बन मौजूद है, 6.67 ग्राम हाइड्रोजन मौजूद है और 53.33 ग्राम ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन मूलानुपाती सूत्र आपको बताना है तो उसमें ग्राम से काम नहीं चलने वाला है,
उसमें आता है परमाणु संख्या का सरलतम अनुपात। आपको जब तक पता नहीं लगेगा आप तब तक मूलानुपाती सूत्र की रचना नहीं कर पाओगे। तो कहाँ पहुँचना है हमको? परमाणु की संख्या पे। ठीक बात। तो अब मैं ये बताऊं 40 ग्राम अगर कार्बन मौजूद है तो उस यौगिक के अंदर कितने परमाणु कार्बन के रहे होंगे बता सकते हो? अगर आपको भेजा जाए मार्केट में, मार्कर लेके आने हैं, 40 रुपये के लेके आने हैं मार्कर, एक मार्कर 12 रुपये का आता है, तो आप 40 रुपये में कितने मार्कर लेके आओगे? सिंपल 12, 3 तो ले ही आएंगे, फिर 4 रुपये बच जाएंगे हमारे पास। तो 4 रुपये में कितने आ जाएंगे? तो 3.3 भाग दे दिया ना आपने। क्या किया? 40 में मार्कर के मूल्य 12 रुपये का भाग लगा दिया। तो 12 ग्राम कार्बन परमाणु मौजूद है यौगिक के अंदर, तो कार्बन का परमाणु भार 40 ग्राम कार्बन मौजूद है, एक कार्बन परमाणु का भार 12 होता है। तो यौगिक में कार्बन के परमाणु की संख्या निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? 12 का भाग दे दो। हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन के परमाणु भार का भाग दे दो। तो इसके लिए क्या स्टेप्स हैं, मैं आपको स्टेप्स लिखा देता हूँ ताकि क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। वर्बली तो आपको मैंने बोल के बता ही दिया, बाकी स्टेप्स आपको, तो स्टेप्स से मतलब है कि क्या। तो स्टेप फर्स्ट क्या करोगे? फर्स्ट के अंदर परमाणु संख्या पता करोगे। परमाणु संख्या ज्ञात करना। अब उसके लिए क्या करोगे? तो परमाणु संख्या के लिए क्या करोगे? परमाणु संख्या बराबर आपको करना है प्रतिशतता जो होती है तत्व की, उसमें परमाणु भार का भाग लगा देना। जिस परमाणु की प्रतिशतता काम में लोगे उसी के परमाणु भार का आपको भाग लगा देना है। परमाणु संख्या अगर आ जाती है, जैसे अगर अपन यहां बात करें कार्बन की परमाणु संख्या, तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या आ जाएगी बताओ? कार्बन का प्रतिशतता कितना था? 40/12 भाग लगा दिया ना, कितनी आ गई? 3.33 परमाणु भाग लगा दिया मैंने। अब आपको किसकी? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या आ जाएगी? हाइड्रोजन का है 6.67। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1, तो 6.67। अब आप यूँ कहोगे परमाणु संख्या याद नहीं है हमको, तो क्या करें? तो परमाणु संख्या तो आपको आवर्त सारणी से याद करनी पड़ेगी। सबसे पहला टॉपिक अपना परमाणु संख्या ही पता करना था, परमाणु का भार पता करना था, आवर्त सारणी में भी दिए हुए हैं। फिर आपके पास आ जाता है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। उसके लिए आपको क्या करना है? 53.33 परमाणु भार 16, तो आ गया आपके पास वापस से 3.33। तो ये आपने तीनों की परमाणु संख्या निकालनी। इस स्टेप फर्स्ट आपका पूरा हो गया है। लेकिन क्या मूलानुपाती सूत्र के अंदर एग्जैक्ट परमाणु संख्या चाहिए होती है क्या? नहीं। तो आपको स्टेप सेकंड काम में लेनी है। पहले मैं फर्स्ट स्टेप को हटा देता हूँ यहाँ से, उसके बाद अब सेकंड स्टेप मिटा दो। चलिए मिटा दे दिया। अब स्टेप सेकंड के अंदर आपको क्या करना है? स्टेप सेकंड, इसके अंदर आपको परमाणु संख्या का अपेक्षित अनुपात निकालना है। परमाणु संख्या का आपेक्षिक सरलतम अनुपात है, आपेक्षिक अनुपात। उसके लिए क्या करना है? जो परमाणु संख्या ये प्राप्त हुई है, इन परमाणु संख्या में सबसे छोटी जो संख्या आपको नजर आ जाए उस संख्या का भाग
सभी संख्या में लगा के आपेक्षिक अनुपात प्राप्त कर लोगे। आपेक्षिक सबसे छोटी कौन सी दिख रही है? 3.33। तो इसके लिए करना क्या है? तो उसके लिए करना है परमाणु संख्या बटा सबसे छोटी संख्या को आपको अनुपात लेना है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, संख्या थी कार्बन की 3.33, हाइड्रोजन की 6.67 और ऑक्सीजन की कितनी थी? 3.33। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3.33 ही है। इधर भी इसका ही भाग लगाना है और इधर भी इसी का भाग लगाना है। लगा दिया, भाग गया, एक बार, दो बार, एक बार। ये अनुपात को लिख लोगे 1:2 और 1 ओके। कोई डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं है। तो ये काम आपका सेकंड स्टेप। अब ये अनुपात आप क्या देख रहे हैं? दैट इज सरल अनुपात। ये क्या है? जब अनुपात बिल्कुल पूर्णांक में आए और सिंपल रेशियो बन जाए तो ऐसा अनुपात कहलाता है सरल अनुपात। तो ये क्या आ गया आपके पास? सरल अनुपात आ गया। ठीक है। अब देखिए स्टेप फोर्थ के अंदर क्या होने वाला है। थर्ड के अंदर आपकी स्टेप थर्ड आ गई, सरल अनुपात प्राप्त करना। परमाणु संख्या का सरलतम अनुपात प्राप्त करना। सरलतम अनुपात ज्ञात करना। क्या करना है? तो सरल तो यही हो गया, तो इसमें तो हो गया, लेकिन अगर मान लो ये अनुपात सरल अनुपात नहीं होता, क्या नहीं होता है? जैसे ये अनुपात होता 1:1.5:1, तो ये अनुपात सरल है क्या? तो सरल अनुपात नहीं है, ये तो सरल अनुपात नहीं है ना। तो सरल में बदलने के लिए क्या करोगे? इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। अब क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो 2:3 पूरे को सरल करोगे तो यही आ जाएगा वापस। तो अब ये पूरा होल नंबर में, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर लिया? सरल में। तो इसलिए इसको बोलेंगे हम सरल अनुपात। सरल अनुपात है, ये सरल अनुपात है। तो इस स्टेप में परमाणु की संख्या का सरल अनुपात हमको कैसे प्राप्त करना है? तो एक कोफिशिएंट को हमको, जिससे ये अगर आप कहते कि ये नहीं है तो आप ये होता 1.33, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करके जो भी रेशो आता वो आपका सरल अनुपात हो जाता है, क्योंकि ये 3 हो जाता है 4, लगभग 4 के करीब आ जाएगा ये। 3:4:3। ठीक है, ये अनुपात आ जाता है। तो आपको ये मन से ही अनुपात को लेके आना है। तो अभी तो मैं अब 1.5 ही रहने देता हूँ। तो ये काम आपको स्टेप थर्ड में करना है। समझ गए? चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब नेक्स्ट स्टेप में आपको मूलानुपाती सूत्र पे अब हम पहुंच जाएंगे। तो हमारा अब तक का सरल अनुपात क्या था उस फॉर्मूले में? तो सरल अनुपात था 1:2:1। उसमें तो आ ही गया था हमारे।
अब स्टेप 4 के अंदर क्या करना है, स्टेप 4 के अंदर आपको क्या करना है, अच्छे से देखना, परमाणु के प्रतीक चिन्ह के दाईं ओर ये कोफिशिएंट लगा देना है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन। तो अब मूलानुपाती सूत्र प्राप्त करना, इसका नाम है 4th स्टेप का मूलानुपाती सूत्र प्राप्त करना। ठीक है, हमारे सिंबल क्या थे, CHO, क्या थे, CHO, C का 1, H का 2, O का 1। तो आपके पास मूलानुपाती सूत्र क्या आ चुका है, C1H2O1 आ चुका है कि नहीं। तो यही हमारा मूलानुपाती सूत्र है। ठीक है, तो बेटा ये मूलानुपाती सूत्र पे हम कैसे पहुंचे, क्लियर हो गया आपके पास, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम मूलानुपाती सूत्र प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। ऐसा एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर, मूलानुपाती सूत्र कैसे प्राप्त करोगे। तो इसके पे एक क्वेश्चन और मैं आपको लिखा देता हूँ कि वो क्वेश्चन आपको खुद को करना है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, उनको आप कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम। एक यौगिक की प्रतिशत रचना निम्न प्रकार से है, कैल्शियम 40%, कार्बन 12%, ऑक्सीजन रिमेनिंग 48%। मूलानुपाती सूत्र बताइए। आपको मूलानुपाती सूत्र बताना है, तो इसका आंसर आपको अगले वीडियो के अंदर मिलेगा। तब तक के लिए आप ट्राई कीजिए, खुद को ट्राई करना है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है, हम उसे भी लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग लेने वाले हैं क्या, मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं, यानी परसेंटेज कंपोजिशन से अणु सूत्र कैसे प्राप्त किया जाता है। तो तब तक के लिए थैंक यू। क्लास के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल करके भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या स्कूल के माध्यम से भी मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।